मईशत मुश्किलात और माहिरीन में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे होंगे पाकिस्तान में तवानाई या बिजली के बहरान के हवाले से, जो कि हमेशा से पिछले, अगर हम बात करें कम अज़ कम कोई 20 से 30 साल से ये इशू अभी तक लिंगर ऑन हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब मईशत में थोड़ी-सी तरक्की होना शुरू होती है तो उसके बाद एनर्जी का बहरान एक साइड पे खड़ा होता नज़र आता है। डॉक्टर ख़ाकान नजीब हमारे साथ हैं आज। इससे पहले एनर्जी के हवाले से भी काफ़ी काम कर चुके हैं और मईशत के हवाले से भी हुकूमत के साथ काम कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। तो खाकान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये अभी जो तवानाई की कीमतें या बिजली की ख़ास तौर पे कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये यही सॉल्यूशन है हुकूमत के पास? आईएमएफ के कहने पे बढ़ाती है हुकूमत, या क्या ये हुकूमत खुद ऑफ़र करती है कि ऐसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है और डेफ़िसिट पूरा किया जा सकता है? तो असद, आई थिंक कि सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत का तयन कौन कर रहा है। डिस्कोस जो हैं वो लेके जा रहे हैं पिटिशन टू नेपरा, और उनको वो ये कह रहे हैं, नेपरा हमारा रेगुलेटर है, जो पावर रेगुलेटर है, और उनको ये कह रहे हैं कि आप बिजली बढ़ाएं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, रीडिंग जो लेके गए थे वो पिटिशन, तो उन्होंने उनको ये कहा कि आप बिजली को शायद 8 रुपये 25 पैसे बढ़ा दें। जब इन दी एंड नेपरा ने बढ़ाया तो वो 4 रुपये 95 पैसे ऑन दी एवरेज था, और एवरेज कॉस्ट उस वक्त कोई 24 सवा 24 की थी, तो नेपरा ने 4 रुपये 95 पैसे बढ़ा दिया। अब इसमें अभी तक आईएमएफ कोई इक्वेशन में नहीं है, दिस इज हाउ इट इज। उसके बाद नहीं, तो हुकूमत के इसमें पास फरहान, एक चीज़ दरमियान में मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा, ये कॉस्टिंग कैसे इसकी कैलकुलेट होती है और क्या चीज़ ऐसी बढ़ी रॉ मटेरियल में, फॉर एग्ज़ाम्पल आम अल्फाज में अगर हम जानना चाहें कि क्या ऐसी चीज़ बढ़ी जिसकी वज़ह से बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी? तो ये बहुत ही कलीदी सवाल है, इसलिए कि दो चीज़ें हैं, एक जनरेशन कॉस्ट है, एक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। अब लोग पाकिस्तान में और दुनिया भर में पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में ये समझते हैं कि इट इज़ द जनरेशन विच हैज़ गॉन अप। दैट इज़ सर्टनली करेक्ट। जनरेशन कॉस्ट इस वक्त 21 रुपए के करीब है, ये बात दुरुस्त है। पर ये भूल जाते हैं लोग, ये जो 50 रुपए की यूनिट की बात हो रही है, कि उसमें 22-23 रुपए जो हैं वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसलिए कि हम उसमें एफिशिएंसीज नहीं ला सके। हम जनरेशन में भी एफिशिएंसीज नहीं ला सके, बट इक्वली हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें ज़्यादा लॉसेस हैं, जिसमें ज़्यादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ज़्यादा लॉसेस हैं, और आपकी कलेक्शंस कम हैं, डिस्कोस की एफिशिएंसीज कम हैं, मार्जिन हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। ओवरऑल जो डिस्कोस का मयार है वो नहीं है जो एक एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर लेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जब आप देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा सर्जरी मांग रहा है ये सेक्टर। सो ये 4 रुपये 95 पैसे, ये एक ईजिएस्ट वे आउट है कि आप कीमत बढ़ाते चले जाएं। बढ़ानी पड़ी, आईएमएफ कहाँ आया? आईएमएफ ने आके आपको ये कहा कि जी आप इसकी कीमत को तब्दील कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था असद जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई। उसके बाद वो सर्कुलर डेट 500 अरब रुपए हो गया जब पीपीपी की गई। ये बात मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है कि 480 अरब हमने पे किया सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए जब पीएमएलएन की हुकूमत आई। जब पीएमएलएन की हुकूमत जाती है तो ये सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए हो जाता है। जब पीटीआई की हुकूमत जाती है तो ये सर्कुलर डेट 2253 अरब 2253 हो जाता है। ये मई के एंड में जो फिगर मैंने देखा है 2023 को, जब पीडीएम की हुकूमत थी, तो ये 2646, यानी कि इतना 100 अरब पे शुरू किया था, यहां पे आ गए। क्या मैं और आप ये समझते हैं कि ये सारी हुकूमतें ये चाहती थी कि सर्कुलर डेट बढ़ता जाए और एफिशिएंसीज ना आए? मेरा नहीं ख्याल, बट मेरा ये ज़रूर ख्याल है कि कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, बल्कि लो हैंगिंग फ्रूट्स देखता रहा। ये वर्ड एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है पाकिस्तान में, देयर इज नो लो हैंगिंग फ्रूट इन दी एनर्जी सेक्टर, और ये एशलीज हील है इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी का। ये एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को नॉन कम्पिटिटिव कर रहा है, और डोमेस्टिक के लोगों को आई थिंक उनका मेंटल सुकून ले रहा है। सो लेकिन करना लेकिन क्या फरहान, है? एक चीज़ इसी इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप उसको भी एड्रेस करते चलें। आपने सर्कुलर डेट की बात की कि 100 अरब रुपए से शुरू हुआ और इस वक़्त जो है वो तकरीबन 2600 अरब रुपए पे खड़ा है। इतना बड़ा सर्कुलर डेट, कोर इश्यू इसमें क्या है? आपने सर्जरी की बात की और आपने कहा कि महकमे जो हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें एनर्जी सेक्टर का कोई ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है और रिफ़ॉर्म करनी चाहिए या सर्जिकली पूरा इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहिए।
कहाँ कोई और डिपार्टमेंट, कोई किसी से कंपेरेबल ऑप्शन है हमारे पास कि हम ये कहें कि एनर्जी ठीक काम नहीं कर रहा और बाकी मुल्क में 6 चीज़ें ठीक काम कर रही हैं? कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल है आपके पास? हमने एक आज से कुछ दिहाइयों पहले एक रिफॉर्म किया पाकिस्तान में, जिसमें हमने एक मार्केट को अपने कंट्रोल से निकाल दिया, और वो है टेलीकॉम की मार्केट। आप यकीन करिए कि मेरा वो दोस्त जो कि निहायत ही वेल ऑफ है, या मेरा वो अजीज या दोस्त जो कि उतना वेल ऑफ नहीं है, या मेरे वो लोग जो मेरे साथ काम करते हैं दफ्तर और घरों में, कभी ये कंप्लेन नहीं करते कि क्या पाकिस्तान का मोबाइल महंगा है, क्या टेलीकॉम हमें सर्विस ठीक नहीं दे रहा। और मैं एक मिसाल देता होता हूँ, मैं आजकल दो जगह पे काम करता हूँ, कभी मैं पेरिस होता हूँ, कभी लाहौर होता हूँ। मैं 50 Mbps की स्पीड ले रहा होता हूँ अपने इंटरनेट पे, दोनों जगह एक ही स्पीड ले रहा होता हूँ, विच इज़ प्रिज्यूमेबली अ वेरी हाई स्पीड, बट मुझे दोनों जगह वही स्पीड मिलती है। बट असल जब मैं आपसे बात करने आता हूँ ना इस पे, तो मुझे हमेशा लाहौर से ये घबराहट हो रही होती है कि कहीं बिजली फ्लक्चुएट ना कर जाए या चली ना जाए, बिकॉज टाइमली तो जाती नहीं है, कभी वैसे भी चली जाती है। बट मुझे टेलीकॉम सेक्टर में ये इशू नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, आज देखिए कंपेटिटिव। पहले तो ये सोचिए कि आपने एनर्जी सेक्टर के ऑपरेशंस को सरकार के परव्यू से निकालकर कमर्शियली ओरिएंटेड पावर कमोडिटी मार्केट में लाना है। ये पहला स्टेप है आपका। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने अलाउ करना है कि कोई अगर बिजली या गैस खरीदना चाहता है किसी और से, तो उसको खरीदने दें, आप सिर्फ व्हीलिंग करें, फिर कंपटीशन आएगा, लोग अपनी कॉस्ट को कम करेंगे। तीसरी, इस वक्त आपके आईपीपीज के डेट्स बहुत हैं, आपको उनको रीप्रोफाइल करना चाहिए। इससे मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल पेमेंट्स ड्यू हैं वो अगले 5 साल के लिए मौखर करवा दें चाइनीज से। उससे ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन 21 रुपए है वो कम हो जाएगी। चौथी चीज ये करें कि जो गैस है उसके जो डोमेस्टिक यूज है उसमें से निकाल दें गैस को। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इस तरह आपकी जो बिजली की खपत है वो बढ़ जाएगी। आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से ये होगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी। क्योंकि सर्दियों में पाकिस्तान का एक अजीब फिनोमेना है कि ये सब कहते हैं कि बहुत अजीब है, मैं कहता हूं अजीब नहीं है, इट इज दी आर ओन मेकिंग दैट हैज ब्रॉट अस दैट फिनोमेना। और वो ये है, गर्मियों में 30,000 मेगावाट पीक और सर्दियों में 10,000 मेगावाट पीक, 1/3 पावर डिमांड ड्रॉप्स, बिकॉज सब गैस पे जाते हैं, हीटिंग में भी, वॉशिंग में भी, अपने नहाने में भी। सो दे स्टॉप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, गेट आउट ऑफ दिस, यूज गैस टू प्रोड्यूस चीप इफेक्टिव एफिशिएंट लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मसला, आप जिस तरह से आप रेफर कर रहे हैं नजीब, ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मसला बनता है। ये अगर आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो शायद आप सस्ते बेच भी सकेंगे, लेकिन उसके लिए जो अगर आप इतने कंपेटिटिव नहीं है कि आप सस्ता यूनिट ऑफर कर सकें तो कंज्यूमर क्यों लेगा? हैविंग सेड दैट, आप अभी जो विजन आपने शुरू में कहा कि जो टेलीकॉम सेक्टर की एग्जांपल है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल टू कोट। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपको लगता है कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड हैं, विजन की कमी है? इस हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं वो क्यों नहीं हो पाई? और ये आज का मसला तो नहीं है, हम तो दिहाइयों पुरानी बात कर रहे हैं। एक मैं आखिरी चीज इस पे रिफॉर्म के जो नोटबुक है उस पर खत्म कर लूं, फिर मैं आपको इस तरफ आते हैं कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सके। उसके बाद जब गैस को इस तरह आप प्राइस ठीक कर देंगे, आपको फिर मूव करना है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको हम बिस्प कहते हैं पाकिस्तान में, इससे आप सब्सिडी पहुंचाएं लोगों के घरों पे। स्टॉप सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉस्ट ऑफ टैरिफ बनेगी वो प्राइवेट सेक्टर को दें, उसके लोगों को कहें कि वो दें, गवर्नमेंट्स दें, पंजाब सिंध फेडरल गवर्नमेंट सब पेमेंट करे। बट अगर किसी को मैंने सब्सिडाइज करना है तो मेरे पास 10 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, मैं उनको घर पे सब्सिडी दूं। दैट डजंट मीन कि मैं उनके लिए कॉस्ट जो है चेंज करूं, बट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वो वही देंगे जो वो मोबाइल की कॉस्ट जैसे देते हैं। और आखिर में ये कहूंगा कि डिस्कोज हमारे बहुत ब्लीडिंग हैं, इनको माइंडसेट ये नहीं है कि मैंने शेयर होल्डर का रिटर्न मैक्सिमाइज करना है या मैंने पाकिस्तान में एफिशिएंट बिजली देनी है खाकान के घर पे। उनका माइंडसेट चेंज नहीं होगा जब तक कि उनको आप प्राइवेटाइजेशन में नहीं लेके जाएंगे। घर घर जाके बिजली के बिल लेना हुकूमत का काम नहीं है, इस काम से निकलिए। जब ये सब काम आप सोच लेंगे तो ये इस काम को आपको नेरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूं कि ये काम होता क्यों नहीं है।
आपको पूरी मुल्क में एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू सेल दिस नैरेटिव थ्रू आउट द कंट्री के बेहतरी टेलीकॉम में 4-5 लोग आए दुनिया की, इंटरनेशनल, लाइक जोंग इज इन पाकिस्तान, टेलेनॉर इज इन पाकिस्तान, दुनिया की कंपनीज आई, तब आई जब हमने इसको गवर्नमेंट के जो परव्यू है उसमें से निकाला। सो ये नैरेटिव हमने नहीं बेचा। दैट इज वाज आवर नंबर वन इशू, इज एंड वाज आवर नंबर वन। नंबर टू, जो मैं आपको डिजाइन कह रहा हूं, इस डिजाइन को पूरा खाके को तैयार करने के लिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स लाने के लिए, नंबर लाने के लिए, और ये बताने के लिए कि बेहतरी क्या आएगी अगले 5 साल में और वो क्या प्रोग्राम होगा, आपको वो जो प्रोग्राम है वो रिफॉर्म का वो बनवाना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट की टीम से बिठाकर अगले 2-3-4 माह में। और फिर आपको एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बनानी पड़ेगी। जब आप वो इम्प्लीमेंटेशन टीम बनाएंगे तो वो अगले 6 महीने के टारगेट और फिर एवरी 6 मंथ्स के टारगेट रखेगी। आपको रेगुलेटर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये सब काम हमने आज तक नहीं किए। अगर आप ये सब काम करेंगे, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की बात और किस तरह से उसको ऑपरेशन जो है, जो भी ऑपरेशनल एलिमेंट्स हैं वो आपने इन्वॉल्व किए उसमें और उसमें आपने बताया। लेकिन एक हमारे पास जो मॉडल या एग्जांपल आई वुड से, जो कि इलेक्ट्रिक की एग्जांपल है, वो कोई इतना सक्सेसफुल मॉडल तो नहीं है। कराची में भी इस लिहाज से बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, पूरे मुल्क में होता है और यूजर कराची में भी सफर कर रहा है। तो हम कैसे मान लें कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब रहेगा? सो अभी भी हम कराची को 600-700 मेगावाट बिजली देते हैं, पहली बात तो ये है, और कई दफ़ा नहीं देते तो इसलिए आप लोग कराची में इस दिक्कत को समझते हैं। जब केई ने टेक ओवर किया था तो लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, उसके लाइन लॉसेस बहुत कम हो गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। फिर हम केई के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ, उसको काफ़ी अरसा हो गया, फिर केई उसको बेच के कहीं और एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी को देना चाहती थी, जब अबराज ग्रुप इसको सेल करना चाहता था। आज उस बात को कि हम उस शेयर ट्रांसफर से, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है हैज बीन थिंकिंग अबाउट इट बट हैज नॉट बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। आई थिंक कि प्राइवेट सेक्टर में ये अगर मूव हो जाता उस चाइनीज कंपनी को, जिस चाइनीज कंपनी ने इसको, आई थिंक वो एक बहुत मेजर प्लेयर बनता पाकिस्तान में। सो ऑफ कोर्स ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था पाकिस्तान में, उसमें आई थिंक कि शायद ये भी हुआ कि जो लाइसेंस इशू हुआ उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। बट ये कलीदी तौर पे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बट आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट से हमें सीख कर एक बेहतर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को मूव करना है। पर चूंकि कंपेटिटिव मार्केट तो अभी बनी ही नहीं है, मार्केट तो अभी भी यही है कि सरकार एक बायर है हर चीज़ की, और उसका एक डिसएग्रीमेंट केई से भी चल रहा है कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, मैंने आपके इतने पैसे देने हैं। मेरी सरकार का कोई डिसएग्रीमेंट जोंग से या टेलेनॉर से या मोबाइल लिंक से नहीं चल रहा कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, मैंने आपके इतने पैसे देने तो हैं। इस लिहाज पर से आप हर प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन जो है दैट कुड बी द ओनली, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। तो अगली हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होगा? क्योंकि यही पॉलिसी अगर आगे चलती है, आईएमएफ का प्रोग्राम जो भी स्टैंड बाय इस वक्त एसबीए जो हम देख रहे हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट इसको कैसे चलाएगी? और क्योंकि एनर्जी का एक जो इम्पैक्ट है, अभी तो बिल इस माह के आए नहीं है, जब बिल आएंगे तो उसके बाद एक ह्यू एंड क्राई हमें देखने को जो मिलेगा वो एक अलग है, जितनी बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। इमीडिएटली अगली गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल कर रही है? केयर टेकर गवर्नमेंट को मैं रेफर कर रहा हूँ, और उसके बाद आने वाली जो रेगुलर गवर्नमेंट होगी वो इसको किस तरह से टैकल कर सकती है? आपके ख्याल में इस हवाले से कोई बात हुई है, कुछ हो रहा है इस पे? असद ये निहायत ही इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि केयर टेकर एक ऐसे वक्त पे आ रहा है जब पाकिस्तान जो है वो एक प्रिकेरियस बैलेंस में है कि हमें कंसिस्टेंटली फॉरेन फंडिंग चाहिए टू स्टे अफ्लोट। मैं आपसे आज का एक फिगर शेयर करता हूँ। जो 21 जुलाई को वीक ख़त्म हुआ, उसमें पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो $514 मिलियन स्टेट बैंक के ड्रॉप किए। वो 8.7 अरब थे और वो नीचे आके $8.1 बिलियन रह गए हैं। ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि ये हर चीज़ में हम इतने फाइनली बैलेंस्ड हैं इस वक्त कि किसी चीज़ को भी अगर हम थोड़ा सा भी जो डे टू डे भी है, जो फायर फाइटिंग मोड है जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में रहा है, उसको भी अगर हम बैलेंस को सही नहीं रखेंगे तो चीज़ें जो हैं डिसलोकेट हो सकती हैं। सो एक तो चैलेंज ये है केयर टेकर्स के लिए कि फंड के प्रोग्राम को करें। दूसरा चैलेंज उनके लिए ये है कि मेक श्योर करें कि ये सारा जो सिस्टम है, ये जहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको मिनिमाइज करके एक
टाइम गुजारें। 2-3 महीने में हम उनसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम करें। मल्टीलैटरल्स के जो लोन्स हैं, इसीलिए हमने उनको कुछ एम्पावरमेंट भी दी है पाकिस्तान में, वो इस सिस्टम को चलाएं। पर आने वाली हुकूमत के लिए असल चैलेंज तो नवंबर में बनेगा कि कैसे आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट होता है, कैसे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स पे वो मूव करते हैं, कैसे वो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स पे मूव करते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मूव करते हैं, कैसे वो एंटी बायस ऑफ एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में ख़त्म करते हैं। मतलब वो क्या विजन लेके चलेंगे पाकिस्तान का। और आई थिंक the onus on the incoming government in November is very very huge. What is going to strike them the day they come to office will be कि एक IMF का रिव्यू सर पे खड़ा होगा और वो ट्रांच अगर रिलीज नहीं होगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, और उसके और साथ साथ एक नया अभी प्रोग्राम अभी रखना। नियर फ्यूचर में मुश्किलात कम नहीं हो रही। एक चीज लास्ट पे खाकान मुझे बता दीजिए कि बिजली की जो कीमत है वो साल के आखिर तक आप क्या समझते हैं इसी तरह से बढ़ती रहेगी, और कितनी और इंक्रीज अभी इसमें बाकी है टिल द टाइम वी गेट टू द पॉइंट जो एक्चुअल इस पूरी इंडस्ट्री को चला सके। देखिए, एक तो अभी बिजली में बहुत से नर्ख होते हैं। एक नर्ख है बेस टैरिफ का जो अभी तब्दील हुआ है, फिर हमारी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स आती हैं, और उसके अलावा हमारी माहवार एक एडजस्टमेंट आती है जिसको हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। अभी 29 अरब रुपए की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगस्त के बिल्स में आ रही है, जो कि मंथ ऑफ जून की है। क्यों? क्योंकि जब आपका रुपया कमज़ोर होता है, आपकी बिजली की जो इनपुट है वो लार्जली इम्पोर्टेड है, तो आपके रुपए की कदर की कमज़ोरी की वजह से वो इनपुट की कॉस्ट बढ़ती है। तो एक तो ये अभी आपको एडजस्टमेंट जो है वो आने वाली है, और ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक कि हम सर्जरी नहीं करते इसकी। मैं एक बात पाकिस्तान में कहता हूँ, क्योंकि आप बाहर से मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं शायद नहीं कही, पाकिस्तान में रहने वाले बेशतर लोगों को, और ये मैं आम और ख़ास की तफरीक किए बगैर कहता हूँ, हालात इतनी जल्दी जो हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। इन्फ्लेशन इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस इतनी जल्दी नीचे नहीं आ रही। गैस की भी बात कर लेंगे, उसमें भी एक बड़ा रद्दोबदल आ रहा है। आपको अपने तर्ज ज़िंदगी, आपको अपने तर्ज अमल को बहुत तब्दील करना पड़ेगा इस वक्त से गुजरने के लिए, जिसमें आप हर तरह की, चाहे ग्रोसरी के लिए एक बार जाएं, आप बल्क में ख़रीदें, आप एनर्जी कम इस्तेमाल करें, आप अपनी इनकम्स बढ़ाएं। मतलब मैं, लोग कहते हैं ये जी आप क्या कह रहे हैं, नई नौकरी ले लें। मैं ये नहीं कह रहा। लेट से कि मेरा बेटा जो है उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो बैचलर्स की शाम को ट्यूशन दे दे। ये बड़ी आसान चीज़ है। अगर मेरा कोई अजीज़ है जिसने मैट्रिक किया हुआ है, तो वो 8वीं को पढ़ा दे, चाहे वो 100 रुपया ही कमाए उस रात में। कहने का मकसद ये है कि आपको जो ये तर्ज सारे काम। अमल है, जो ओवरऑल एक एक बेसिकली अब तक की जो कंडीशनिंग है, शायद उससे बाहर आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान नजीब, आप हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में और हम बात कर रहे थे कि एनर्जी प्राइसेस मुल्क में किस करवट बैठती नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।